डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पिछले कई टॉपिक करवाए, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़े होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स के लेसन 2 के जो क्वेश्चन आंसर है वो मुझे व्हाट्सएप नहीं किए हैं। तो प्लीज आप उन्हें भेजिए, वो लर्न भी करने हैं। फिर इस लेसन के खत्म होने के बाद मैं आपके टेस्ट भी लूंगी। सो गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हमें जो है नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है, तो व्हाट इज the overall philosophy of what our constitution is all about. Now what is the philosophy of constitution, या कि किस बारे में है, तो we can do it in two ways. हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को हम दो तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट तो है कि by reading the views of the makers of the constitution. By reading the views of the makers of the constitution. संविधान के जो निर्माता थे उनके व्यूज को पढ़कर हम उन्होंने संविधान पे क्या व्यूज दिए थे उनको पढ़कर हम जो है हम इसकी फिलोसफी को समझ सकते हैं। फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ द सम ऑफ द लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कि उन नेताओं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो व्यूज दिए थे उनको पढ़कर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी के बारे में जान सकते हैं। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या कहता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स सेल्फ। कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या कहता है, ये जरूरी है। तो ये दो तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी का पता लगा सकते हैं। और कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या कहता है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिम्बल से पता चलता है। सो दिस इज व्हाट द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज। दिस इज व्हाट द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या कहता है वो हमें किससे पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल से। अब द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, सपने और वायदे। Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Indian Constitution. आपने ये जो स्केच दिए हुए हैं तो ये पढ़े होंगे सभी के, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से जो स्केचेस दिए हुए हैं, जो आपने पढ़े होंगे, ब्रीफ स्केचेस दिए हैं उनके बारे में, जो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपने देखा होगा कि उनमें से एक नाम मिसिंग है, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम मिसिंग है। महात्मा गांधी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बट देयर वर मेंबर्स दैट फॉलोड हिज रीजन। मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे सदस्य ऐसे थे जो उनके विजन को, जो उनके विचारों को फॉलो करते थे, उनके विचारों से प्रेरित थे। In 1931 में इन हिज मैगजीन यंग इंडिया, अपनी गांधी जी ने जो उनकी मैगजीन थी यंग इंडिया, उसमें लिखा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते हैं, वो संविधान से क्या चाहते हैं, कि संविधान जो है वो कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने लिखा था, I shall strive for a constitution which will release India from all I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. कि मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूं जो भारत को मतलब सभी उन चीजों से मुक्ति दे देगा। I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country. मैं एक ऐसा भारत चाहूंगा जिसमें गरीब से गरीब जो है वो व्यक्ति ये फील करे कि उसका देश है, and in whose making His voice has been heard. मतलब उसको बनाने में, जिसको बनाने में, उस देश को बनाने में उसकी आवाज भी सुनी गई है। एक ऐसा इंडिया, एक ऐसा भारत वो चाहते थे, इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास और लो क्लास, जिसमें कोई उच्च वर्ग या निम्न वर्ग नहीं होगा। एंड ऑल द कम्युनिटीज विल लिव इन हार्मनी। all the people of the different communities will live in harmony. विभिन्न समुदायों के लोग जो है वो प्यार से रहेंगे. There will be no room
फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत है उसके लिए कोई स्थान नहीं होगा। एंड देयर विल बी नो रूम फॉर द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। जो नशीली दवाइयां या पेय है उनके लिए भी कोई स्थान नहीं होगा। वुमेन विल एंजॉय द इक्वल राइट्स एज मैन। महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेंगे जितने आदमियों को मिलेंगे। तो कहता है आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। मैं इससे कम में सेटिस्फाइड नहीं हूंगा। ये जो महात्मा गांधी का सपना था, महात्मा गांधी जो थे वो असमानता को दूर करना चाहते थे, समाज से इनइक्वालिटी को दूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अनटचेबिलिटी पे जोर दिया था, छुआछूत को वो खत्म करना चाहते थे। तो इस तरह से महात्मा गांधी का ये सपना था कि जो असमानता है वो देश से दूर हो जाए, इनइक्वालिटी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इनइक्वालिटी को समाप्त करना चाहते थे, असमानता को, समाज से असमानता को समाप्त करना चाहते थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समाज से असमानता को खत्म करना चाहते थे, लेकिन दोनों के विचारों में मतभेद था। दोनों के विचारों में मतभेद था, मतलब उसको असमानता को कैसे दूर किया जाए इसमें दोनों में मतभेद था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो कई बार महात्मा गांधी और उनके जो विजन था, उनके जो दृष्टिकोण था उसकी आलोचना किया करते थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो अपनी कंक्लूडिंग स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उससे उनकी जो उत्सुकता थी वो साफ दिखाई देती है, उसकी झलक साफ दिखाई देती है कि वो किस बारे में वो चिंतित थे। उनकी चिंता जो है वो साफ दिखाई देती है। तो डॉक्टर 26 जनवरी 1900 उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो उनका कंक्लूडिंग जो स्पीच थी उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को वी आर गोइंग टू एंटर इन द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। हम जो है मतभेदों से भरे हुए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मतलब इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी। पॉलिटिक्स में तो हमारे पास समानता होगी। इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे में असमानता होगी। इन पॉलिटिकल लाइफ वी विल एंजॉय द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, वन वैल्यू। इन पॉलिटिकल लाइफ वी विल एंजॉय द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। But in social and economic life, we will deny one person, one value. So, how long shall we continue to live this life of contradictions? हम कितने लंबे समय तक ये contradictions की जिंदगी जिएंगे? और यदि हम ये ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं, अगर हम ज्यादा लंबे समय तक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को ज्यादा लंबे समय तक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है, ज्यादा लंबे समय तक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को नहीं देते, उसको डिनाई करते हैं, तो क्या होगा? तो हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था कि हम जो है एक मतभेदों से भरे हुए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहां पे राजनीति में तो हमारे पास समानता होगी, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास समानता नहीं होगी। राजनीति में, पॉलिटिक्स में हमारे पास वन पर्सन वन वोट, एक व्यक्ति एक वोट, और वन वोट वन वैल्यू, और उसका सेम मूल्य होगा। बट इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, ड्यू टू अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से वी विल डिनाई वन पर्सन वन वैल्यू। हम जो है वो एक व्यक्ति से मूल्य नहीं देंगे। तो इस तरह से उनकी चिंता थी कि हम ऐसा कितने, मतलब कब तक हम इक्वालिटी नहीं देंगे, कब तक हम जो है ये मतभेदों से भरा हुआ पूर्ण जीवन जिएंगे। और अगर हम ज्यादा लंबे समय तक उनको इक्वालिटी नहीं देते, समानता नहीं देते हैं सोशल इकोनॉमिक, तो क्या होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, राजनीतिक लोकतंत्र, वो खतरे में पड़ जाएगा। उसके बाद एक जवाहरलाल नेहरू की स्पीच दी हुई है।
को दी थी मिडनाइट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये उनकी प्रसिद्ध स्पीच है, फेमस स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की। उन्होंने कहा था कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, कि मिडनाइट आवर, आधी रात को जब संसार सोएगा तो भारत जो है वो आजाद हो जाएगा। एक ऐसा क्षण आएगा जो हिस्ट्री में रेयरली आता है, और जब हम जो है पुराने से नए की ओर जाएंगे, एक युग की समाप्ति होगी, जब एक देश की आत्मा जो है जिसको काफी लंबे समय तक दबाया गया था वो आजाद हो जाएगी। और ये वो क्षण होगा कि जब हम जो है ये शपथ लेंगे कि हम जो है भारत की सेवा करेंगे, भारत के लोगों की सेवा करेंगे, और मतलब मानवता की सेवा करेंगे। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा था कि आजादी और जिम्मेदारी जो आजादी और सत्ता जिम्मेदारी लाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन असेंबली। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? असेंबली पे है। जो असेंबली जो है वो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कहते बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। कि आजादी के जन्म से पहले हमने बहुत सारे दुख सहे हैं, हम उन दुखों को याद करके हमारा दिल भारी है। कुछ ऐसे पेन है जो अभी भी है, लेकिन जो पास्ट है वो खत्म हो गया, पास्ट गुजर गया, और अब हमें फ्यूचर का सामना करना है। फ्यूचर का मतलब ये नहीं है कि अब हमें आराम करना है, नहीं, हमें लगातार काम करना है, ताकि जो शपथ हमने पहले भी ली है और आज भी लेंगे उसको पूरा किया जा सके। सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर। भारत की सेवा का मतलब है कि उन लोगों की सेवा करना जो इतने सालों से जिन्होंने कष्ट झेले हैं, उन करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है पॉवर्टी को खत्म करना, इग्नोरेंस को खत्म करना, डिजीज को खत्म करना, एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसरों में जो असमानता उसको खत्म करना। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो जो थे इन सब चीजों को खत्म करना चाहते थे, गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, असमानता इत्यादि। So the ambition of greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye। जो हमारी जनरेशन के जो सबसे महान आदमी है, उनकी इच्छा ये है कि वो हर एक आंख से आंसू पोंछ दे, हर एक आंख से जो है आंसू पोंछ दे। और कहते हो सकता है कि मेरे बस में नहीं हो, लेकिन जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हम जो है काम करते रहेंगे। तो ये जो थी जवाहरलाल नेहरू की स्पीच थी। कल आपका जो टॉपिक है वो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपोर्टेंस इसकी, और फिर इसके ये जो है कुछ दिए हुए हैं टॉपिक्स वो आपको करवाने हैं, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। लेकिन ये याद रखना कि ये लेसन खत्म होने के बाद मैं आपका टेस्ट लूंगी, सिविक्स के भी लेने और इकोनॉमिक्स के भी टेस्ट लेने, तो इसलिए आप साथ साथ उन्हें लर्न भी करेंगे। अगर किसी का पेंडिंग वर्क है तो वो कंप्लीट भी करेंगे, और मुझे व्हाट्सएप पे आप प्लीज जो है क्वेश्चन आंसर लेके भेजिए ताकि मैं उनको चेक कर सकूं। ओके, थैंक यू। और ये जरूर पढ़ना है, थोड़ा इसलिए करवा रही हूं ताकि आप समझ भी जाओ और आपको टॉपिक क्लियर भी हो जाए। थैंक यू।